वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 500 जो सीरीज चल रहा है कमर तोड़ नाम का एक सीरीज चल रहा है, जिसका प्लेलिस्ट में आपका लिंक दिया हुआ है। उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। उसमें मैंने अभी 1 से 50 तक के साइंस के क्वेश्चंस को कवर कर चुका हूँ, जो कि 2 वीडियोस में है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में कमर तोड़ सीरीज नाम बोल के स्टार्ट है। इस सीरीज़ में आपको 500 ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में अति संभावना है आने के लिए। तो आप लोग जो 2 वीडियोस है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आज के वीडियो से इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस की संख्या 50 कर दिया है। जल्दी आपको सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाना है। बस एक ही मकसद है, आपका सिलेक्शन और सिलेक्शन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इतना ज़रूर करना होगा। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जो विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मतलब सर्वाधिक होता है, किसमें होता है? तो वो जल है। वाटर में जो होता है स्पेसिफिक हीट का जो मान होता है वो सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि कोई प्योर पदार्थ होगा, उसमें यदि कोई कुछ भी मिला दे, अन्य पदार्थ कुछ भी मिला दे, तो उसका जो गलनांक पर असर जो पड़ता है, उससे उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बेसिकली उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपद्रव्यों मतलब इम्प्योरिटीज़ को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ही डायरेक्ट आंसर है। तो इम्प्योरिटीज़ को मिलाइएगा तो गलनांक घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहीं अधिक समय लगता है, कहाँ अधिक समय लगता है? बेसिकली ये क्वेश्चन बनता है, 3-4 जगह का आपको नाम दिया रहेगा। तो माउंट एवरेस्ट पे अधिक समय लगता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम रहता है, इसलिए वहाँ पर ही चावल पकने में जो है समय अधिक लगता है। तो इसका बेसिकली रीज़न यही है। तो चावल पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट आपको दिया रहेगा, तो माउंट एवरेस्ट मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्रव का उसका क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथनांक से पूर्व उसको वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा की सकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलता है? तो आंतरिक ऊर्जा की सकल्पना ऊष्मागति के प्रथम नियम से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है वो किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन की आपूर्ति मतलब अवधारणा की पुष्टि करता है ऊष्मागति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? तो वो कौन सी बिंदु है जिस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड के तापमान के बराबर होता है, दोगुना हो जाता है? तो वो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि आपसे पूछा जाता किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना नहीं समान हो जाता है, तो वह -40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका भी आंसर नोट कीजिएगा। किस तापक्रम पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है? तो यह -40 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी बिंदु पर विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो वह पिंड के भार पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की स्पेसिफिक हीट जो होती है उसके पिंड के भार पर एक्चुअली निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेल्सियस स्केल में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? आपके पास ऑप्शन रहेगा, जो भी ऑप्शन रहे, 27, 37, 47 या 67।
तो उसमें आपको 273 बस ऐड करके देखना है, जिसमें आपको 300 केल्विन मिल जाए वो आपका सही जवाब होगा। 273 जिसमें ऐड कीजिएगा वो यदि जिसमें 300 मिलेगा वही होगा। तो देखिए इसमें 300 मिल जाएगा तो वही इसका आंसर होगा। तो मतलब सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए जो होता है वो प्लस कितना ऐड करना पड़ता है 273। एंड पीछे मैंने एक क्वेश्चन बताया जिसमें कि मैंने क्या बताया कि किस तापक्रम पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल, तो नहीं, उसमें केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल किस में बराबर होगा, तो वो -40 डिग्री होगा। मैंने गलती से आपको फ़ारेनहाइट बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो वह केवल उस तरंग दैर्ध्य की बॉडी को अवशोषित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। शीत ऋतु में किन दिनों में हम मौसम किस प्रकार होने से ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं, तो साफ मौसम यदि होता है तो हम ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, तो मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण जो जल रहता है वह ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखा जाता है हमेशा। पराश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो पराश्रय तरंगों को सर्वप्रथम किसने, गाल्टन ने सर्वप्रथम सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि की तत्व यानी पिच, जो ध्वनि को पिच होता है किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो पिच है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विमानों की आंतरिक भागों की सफाई किसका उपयोग किया जाता है। विमानों के जो आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें पराश्रय तरंगों का उपयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के अंदर रहेगी तो उसको उसकी अनुभूति होती है। मनुष्य को यदि 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के अंदर रहती है तो ध्वनि की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग 20 डिग्री ताप सेल्सियस पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होगी, तो लोहा में 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिक होगी। नेक्स्ट है, ध्वनि की किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, तो वह किसके कारण होती है, तो वह तरत्व के कारण होती है जिसको पिच बोला जाता है। यहाँ इसका स्पेलिंग गलत है। पिच देखिएगा औरतों का गला पतली और श्रील रहता है, वह किसके कारण होता है, तो वो बेसिकली पिच के कारण ही औरतों का गला जो होता है थोड़ा श्रील होता है, थोड़ा तेज बोलती है वो लोग, और ध्वनि मोटी भी इसी के कारण होती है। किसी किसी का ध्वनि मोटी होती है, मेरी ही जो ध्वनि है थोड़ा सा मोटी है, तो इसका कारण यही है, क्या है, पिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ध्वनि प्रदूषण हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के कारण सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि आप कभी हवाई जहाज़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ध्वनि प्रदूषण कितना है। आप यदि हवाई जहाज़ में रहेंगे तो आप बिना हेडफोन के अंदर में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका कान जो है ध्वनि के कारण गूंज जाएगा, तो हेडफोन लगाना पड़ता है। मैं एक बार सफ़र किया हूँ तो हेडफोन लगा के सफ़र करना पड़ा था, वरना कान लग रहा था, झिनझिना रहा था कान मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ध्रुवन जो प्रक्रिया है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ध्रुवन पोलराइजेशन किस में घटित होती है और किस में नहीं होती है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसको मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया है और ये आंसर बहुत कॉमन है, नहीं आता तो कहीं से भी खोज के आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर से ज़रूर आंसर को डालें। कोई भी बंदा देखते हैं कौन ये आंसर डालता है।
याद रखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं घटित होती है, तो आंसर मैंने ध्रुवन बताया। ये पोलराइजेशन होता किस में है, प्रकाश में या ध्वनि में, बस इतना ही आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। जो ध्वनि का प्रभाव है मानव के कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। जो ध्वनि तरंगे है किस कारण वह एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो उसका बेसिकली रीजन क्या है, परावर्तन के कारण वह एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति को अपनी, क्वेश्चन अच्छी से सुनिएगा, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि, नीचे चलते हैं, सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, कितना दूर खड़ा होना चाहिए। एक व्यक्ति को क्या बोला है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा 56 फीट। इसका जब टाइपिंग मैं कर रहा था तो इसका आंसर यहाँ पर ही लिखना भूल गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करती है। स्टेथोस्कोप किस काम में लाया जाता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर ज़रूर चाहिए। मैंने शायद आपको यंत्र में करवाया है, तो इसका सही जवाब आप ज़रूर बता सकते हैं। तो इसका पहले आंसर क्या होगा, स्टेथोस्कोप जो है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 76 नंबर क्वेश्चन है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। जब रेलगाड़ी पास आती है तो उसका सीटी की घटना तीक्ष्णता बढ़ जाती है। आप लोग तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही होगा, रेलगाड़ी सामने आती है तो सीटी की आवाज़ बढ़ जाती है, वो डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। किस एक तरंग का प्रयोग, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जो अवरक्त तरंग है उसका प्रयोग किया जाता है, रात्रि दृष्टि उपकरण है ये अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल क्या होगी। तो इसमें कुछ करना ही नहीं रहता, वायुयान की चाल जो रहती है ध्वनि का वेग इंटू मैक जो दिया है, मैक इंटू मैक नंबर जो 2 दिया है, इसे इंटू कीजिएगा तो देखिए 664 आपका आंसर निकल गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, वायु की चाल इक्वल टू मैक नंबर इंटू ध्वनि का वेग। तो ये इसका बेसिकली फॉर्मूला है, ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। शायद ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर कराया, तो इसका सही जवाब लोहा होगा। लोहा 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर इसकी ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रय, अच्छा से क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे है, इसका स्क्रॉल करना होगा मुझे, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, प्राश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो वो क्या है, सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी जो है वो एक जैव पद्धति में है जिसमें ध्वनि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती है। कौन सी तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचारण नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह उपकरण जो ध्वनि को तरंगों को पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। सोनार नामक यंत्र जो है वो ध्वनि को तरंगों की पहचान के लिए किया जाता है, और ये इंडियन नेवी में काफ़ी यूज़ होती है, या बाकी कोई भी शिप में इसका यूज़ करना पड़ता है। यदि कोई चीज़ जहाज़ से पानी में बहुत नीचे है तो उसको पता लगाने के लिए, कोई यदि पानी में कुछ गाड़ी वाड़ी गिर जाती है एक्सीडेंट के बाद, तो उसमें सोनार का बेसिकली यूज़ कर लिया जाता है, ये मतलब डिटेक्ट कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। तो याद रखिए, प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। यदि हम यहीं पर ही पूछे ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप जरूर दीजिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था वो हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। हाइगेंस प्रिंसिपल के द्वारा स्थापित किया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो वो ध्रुवण के कारण होती है। मैंने ऊपर आपसे पूछा था कि प्रकाश किसमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवण होता है, तो याद रख लीजिए, अभी बता दे रहा हूँ आंसर। क्या पता आप लोग कमेंट में बताए या नहीं बताए। प्रकाश में होती है ध्रुवण, और साउंड में क्या होती है तो वो आप बता दीजिए। इसमें यदि ध्रुवण होती है तो उसमें कौन सी घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। तो इसका सही जवाब मैक्सवेल हो जाएगा, जिसने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। किसने दिखाया था सर्वप्रथम कि प्रकाश के तरंगों का विवर्तन होता है, तो ग्रेमाल्डी जो थे उन्होंने दिखाया था सर्वप्रथम कि प्रकाश के तरंगों का विवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ऊपर भी ये शायद कराया था क्वेश्चन। तो ध्रुवण जो घटना है वो दोनों में नहीं होती है, ध्रुवण बेसिकली प्रकाश में होती है ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा सिद्धांत प्रकाश की प्रकृति की पुष्टि करता है, तो यहाँ पर प्रकाश की प्रकृति की पुष्टि कौन सी तरंग करता है। व्यक्तीकरण का सिद्धांत जो है वो प्रकाश का तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना सेकेंड लगता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 1 सेकेंड का समय लगता है, ओनली 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, इसका सही जवाब देना है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण में सूर्य का किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है। यहाँ पर ही नंबरिंग कुछ आगे पीछे हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन बस 50 आपको कराना है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, तो यह क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी आप लोगों को कराया है। यदि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से देखा हो तो इसका आंसर आप लोगों को पता है। प्रकाश के विवर्तन अपवर्तन के कारण ही, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी में डुबोई एक छड़ी किस आवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण डुबोई हुई एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके कारण आकाश नीला पड़ता है। किसके कारण आकाश नीला पड़ता है, तो स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग जो होता है वो लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो किस रंग का बैगनी रंग का जो होता है उसका विक्षेपण अधिक होता है, और सबसे कम पूछे तो वो रेड मतलब लाल रंग का सबसे विक्षेपण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धातुहीन होता है,
तो इसका जो कारण है, परावर्तन के कारण सूखा बालू जो होता है वह चमकीला दिखाई पड़ता है, जबकि गीला बालू धातुहीन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वह समतल दर्पण है। जो पेरिस्कोप बनाने में प्रयुक्त होने वाले दर्पण का नाम है वो समतल दर्पण है। तो आज का ये 50 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिया। तो टोटल अभी तक इसके 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। इसका यदि 2 वीडियो पीछे है वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा या प्लेलिस्ट में आप उसको जाके कमर तोड़ सीरीज़ है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा।